गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट डे तक हम लोग पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन कवर कर चुके थे। इस क्लास में आज हम लोग कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन कोर्स 2 का जो सेकेंड हाफ चल रहा है हम लोगों का, यानी कि पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन इन इंडिया, इसका यूनिट 3 रोल ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसीज, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है, कंटेंट है, सारे के सारे कंटेंट आज कवर करने का कोशिश करेंगे। इन डेप्थ में जाएंगे तो लेंदी हो जाएगा, इसीलिए बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं फोकस करते हुए हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यूजीसी से। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये कब बना था? 1956 में यूजीसी एक्ट आया था। 1956 ये जो ईयर है, 1956 पे यूजीसी एक्ट के थ्रू यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब यह है कि यूजीसी जैसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको एक एक्ट, पार्लियामेंट का एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था। ठीक है, ये एडवाइजरी बॉडी जैसे होता है। एडवाइजरी बॉडी जो लास्ट डे हम लोग पढ़ रहे थे कि NCA 2005 एक एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी बॉडी के लिए पार्लियामेंट एक्ट का ज़रूरत नहीं है, पर स्टैट्यूटरी बॉडी जो होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया जाता है, उसके थ्रू इसको लॉन्च और क्रिएट किया जाता है। इसीलिए 1956 में यूजीसी एक्ट बना था, उसके बेसिस पे ये कमीशन बोल के एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक है, तो ये है यूजीसी का मतलब स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो उस टाइम बनाया गया था। और ये क्यों बनाया गया था? बेसिकली पूरे देश के अंदर जो हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, हायर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको रेगुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए आपस में और मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया था। तो प्राइमरी रोल यूजीसी का यह है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसको कैसे उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना और क्वालिटी एजुकेशन सारे बच्चों को प्रोवाइड करना, ये था इसका मेन एम। अब आगे चलते हैं कि फंक्शंस क्या है यूनिवर्सिटी का, यूजीसी का फंक्शंस क्या है। यूजीसी का फंक्शन अगर देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, ये इसका एक मेन फंक्शन है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज करना कि ये इंस्टीट्यूशन एक कॉलेज है। कॉलेज है तो कॉलेज का जो जिसको हम मान्यता बोलते हैं, अप्रूवल बोलते हैं, उसको कौन देते हैं? यूजीसी देते हैं। वहाँ पे क्या कोर्स चलेगा उसको रेगुलेट करने का काम यूजीसी करता है। तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना और उसको रेगुलेट करने का काम यूजीसी का है। तो यूजीसी मेन ग्रांट करता है, एक कॉलेज को ग्रांट करता है, यानी कि कॉलेज को कॉलेज के तौर पर एक इंस्टीट्यूट को ग्रांट करता है कि ये एक कॉलेज है। ठीक है, तो कॉलेज के लिए कुछ प्रोफॉर्मा होना चाहिए कि यहाँ पे एटलीस्ट इतना स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाना चाहिए, एटलीस्ट इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क है ये रहना चाहिए, तब एक इंस्टीट्यूट कॉलेज के नाम मतलब कॉलेज कह सकते हैं आप।
तो कॉलेज को ग्रांट करने का काम यूजीसी करता है और इसी को इतने सारे पैरामीटर्स को चेक करते हुए एक इंस्टीट्यूट को कॉलेज के नाम पर ये ग्रांट करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ये बस इंस्टीट्यूट को ही नहीं, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करना, इंस्टीट्यूट को ग्रांट करना ऐसा ही नहीं है, इसको छोड़ के भी जो एकेडमिक जो एरिया है, एकेडमिक क्वालिटी है, उसको भी इंश्योर करता है यूजीसी। यूजीसी पूरे देश के अंदर 4 टाइप्स का जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको ग्रांट करता है, रिकॉग्नाइज करता है। क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। देन स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इसको स्टेट गवर्नमेंट एक्ट्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। देन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ क्या है कि एकेडमिक एक्सेलेंस के बेसिस पे एक स्पेशल स्टेटस मिलता है एक इंस्टीट्यूट को, इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ बोला जाता है। देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो स्टेट एक्ट के द्वारा प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा बनाया जाता है, स्टेट एक्ट के माध्यम से प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो ये है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो दिस 4 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। ठीक है, उसके बाद एंश्योर्स क्वालिटी एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड। यूजीसी मिनिमम एकेडमिक स्टैंडर्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इंश्योर करता है कि मिनिमम एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्या करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम फ्रेमवर्क बनाता भी है और उसको टाइम टू टाइम रिफॉर्म भी करता है। टीचिंग मेथोडोलॉजीज कॉलेजेस में क्या होना चाहिए, क्या क्या रिसर्च गाइडलाइन रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें यूजीसी देखता है। ऐसा नहीं है बस एक कॉलेज यूनिवर्सिटी को ग्रांट कर देना ही इसका काम है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ऑफ एकेडमिक बच्चों को मिल रहा है क्या ना, एकेडमिक क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसको भी यूजीसी देखभाल करता है। ठीक है, और क्या है इसका काम? मेनली यूजीसी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि नैक के थ्रू, ये मतलब नैक के साथ ये कोलैबोरेट करके यूनिवर्सिटीज़ को एक्रेडिट करता है। नैक क्या करता है? इवैल्यूएट करता है, एक यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है और उसको यूजीसी कोलैबोरेट करके उस यूनिवर्सिटी को एक्रेडिट करता है ना। एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ को एक्रेडिट करता है। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन हमारा है, हमको ये समझ में नहीं आता है कि यूजीसी का और नैक का रोल क्या है। नैक क्या करता है? नैक बस एसेस करता है, कुछ पैरामीटर्स है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, उसको उस पैरामीटर को फॉलो हो रहा है कि नहीं उसको देखते हैं और इवैल्यूएट करते हैं, बस इतना ही। एक ग्रेड दे देते हैं, A+, A, B+, B, ऐसे कुछ ग्रेडेशन है, उस ग्रेडेशन में कॉलेजेस को डाल दिया जाता है नैक के थ्रू। और यूजीसी का काम क्या है? यूजीसी नैक का जो ग्रेड है, ग्रेडेशन नैक के द्वारा यूनिवर्सिटी को मिलता है, उस बेसिस पे उस यूनिवर्सिटी को एक्रेडिट करता है। कि मान लीजिए एक बहुत बुरा ग्रेड मिला है एक यूनिवर्सिटी को नैक के द्वारा, अब उसके बाद उस यूनिवर्सिटी को यूजीसी देखेंगे, क्या उसको यूनिवर्सिटी को मतलब एज ए यूनिवर्सिटी उसको एज एन यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी को एक्रेडिट किया जाएगा या नहीं, उसको मान्यता दिया जाएगा या नहीं, क्या वो और यूनिवर्सिटी कहलाएगा और नहीं। अगर उसको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, इसलिए भी कुछ रिकमेंडेशन अगर देना है तो यूजीसी देता है, नैक का कुछ काम नहीं रहेगा। नैक अपना ग्रेडेशन देके चला जाता है, उस बेसिस पे यूजीसी उस यूनिवर्सिटी का बाकी सारे चीज़ें देखते हैं। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। फंड जिसके थ्रू एक इंस्टीट्यूशन रन करता है, वो फंड कहाँ से आता है? यूजीसी अप्रूव करता है। यूजीसी तय करता है कि किसको कितना फंड देना है, देने का मतलब पॉसिबिलिटी किसको क्या कहाँ तक देना है। तो मेनली कहाँ पे इंस्टीट्यूशन में खर्चा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट,
क्लासरूम्स अच्छा नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लेबोरेटरीज लाइब्रेरीज को वेल इक्विप्ड बनाना है, मॉडर्न बनाना है, खर्चा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूजीसी फंड अलॉट करता है। रिसर्च इनोवेशन के लिए अलग से फंड दिया जाता है। फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए अलग से फंड अलॉट होता है। स्टूडेंट स्कॉलरशिप फेलोशिप के लिए भी अलग अलग ये सारे फंडिंग प्रोफॉर्मा है। और एक शर्त है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें यूजीसी देंगे, फंड हो जाएगा, दे देंगे, ग्रांट मिल जाएगा, पर एक ही शर्त है यहाँ पे कि यूजीसी का कुछ स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करना है। अगर वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किया जाता है तो यूजीसी फंड देने के लिए बाउंडेड नहीं है। एक भी अगर स्टैंडर्ड पूरा नहीं होता है यूजीसी के दिया हुआ स्टैंडर्ड, तब यूजीसी का पूरा हक है कि वो फंड नहीं देंगे। क्लियर? फोर्थ है कंडक्टिंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट। फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए नेट जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है यूजीसी के द्वारा, है ना। आप लोग ये एग्ज़ाम अटेंड किए भी होंगे और किसी को ये एग्ज़ाम देने का अभी से लिए प्रिपरेशन ले भी रहे होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो लोग रिसर्च करने जाएंगे तो कुछ मतलब ये नेट एग्ज़ाम में से मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे ओनली 1% को जेआरएफ मिलता है। तो ऐसे ही एक फेलोशिप दिया जाता है जो यूजीसी देते हैं। इससे क्या होता है, रिसर्च क्वालिटी और अच्छा हो जाता है ना, क्योंकि स्कॉलरशिप से क्या होता है, को फंड मिलता है, फंड के बेसिस पे आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है आप उसमें और अच्छा कुछ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर एन डी पे अलग से यूजीसी का फंडिंग रहता है। जेआरएफ, एसआरएफ, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, वुमेन साइंटिस्ट के लिए अलग से स्कीम, ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो यूजीसी खुद देखभाल करता है। फ्रेमिंग हायर एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स, हायर एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाते भी है यूजीसी और उसको टाइम टू टाइम रिफॉर्म भी किया जाता है। जैसे NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करना। NEP 2020 ये एक पॉलिसी है, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेंगे, यूजीसी। यहाँ पे इसके थ्रू क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, स्किल बेस्ड लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स सिलेक्शन, इन सारी चीज़ों में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड क्लोजिंग अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। अब यूजीसी बस ग्रांट तो करते नहीं है, इसके साथ साथ वो देखते हैं उसका जो दिया हुआ जो स्टैंडर्ड है क्या वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उसको अनरिकॉग्नाइज्ड करना भी यूजीसी का काम है कि आज से ये इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा। एक स्टैम्प जो लग जाता है वो कौन देते हैं, यूजीसी देते हैं। फेक यूनिवर्सिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑफिशियल लिस्ट निकाला जाता है यूजीसी से कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है, यूनिवर्सिटीज़ जो है, ये जो स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट में इसको डाल दिया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे गाइडलाइंस भी है, ऑफिशियल वेबसाइट्स भी है जहाँ पे यूजीसी लिस्ट कर देते हैं कौन सा फेक यूनिवर्सिटीज़ है और कौन फेक नहीं है। तो यूजीसी लीगल एक्शन भी ले सकते हैं जब रिकॉग्निशन गाइडलाइंस को किसी इंस्टीट्यूशन में मानते नहीं हैं, तब उस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में यूजीसी लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। देन एस्टैब्लिशिंग डिजिटल लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। डिजिटल लर्निंग और जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आज के डेट पे जो बहुत फेमस हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब इसका इम्पैक्ट भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। इस टाइप का जो इनोवेटिव मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए जो प्लेटफॉर्म बन रहा है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, उसको भी इस्टेब्लिश किया जाता है यूजीसी के द्वारा। जैसे स्वयं भी एक गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पे आप ऑनलाइन फ्री लर्निंग आप अवेल कर सकते हैं। ईपीजी पाठशाला ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है जहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का कंटेंट मिल जाता है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ये एक
रिपोजिटरी है एकेडमिक कंटेंट का। आपको बहुत सारे जर्नल्स, आर्टिकल्स, रिसर्च, थीसिस सब कुछ मिल जाएगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पे। तो ऑनलाइन डिग्री भी आजकल इंश्योर करता है यूजीसी, रेगुलर कोर्स के स्टैंडर्ड से ही वो आपको मिलेगी। प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स टू स्टूडेंट्स। अब इतने सारे काम तो होता है, इसके बावजूद और क्या क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो है बच्चों को स्कॉलरशिप देना, फेलोशिप देना। जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मेन SC/ST वालों को राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप दिया जाता है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप मिलता है। फीमेल स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए इंदिरा गांधी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, ये बहुत सारे बच्चे को मिलता है। नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए जो बच्चे डिसेबल हैं उनको नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ऐसे बहुत सारे आपको स्कॉलरशिप्स मिलेगा जो यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी इसको मतलब ग्रांट करता है। फिर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एजुकेशन। अब एजुकेशन को और आपको इम्प्रूव करना है एजुकेशन में और इसको मॉडर्न बनाना है, तो कैसे करेंगे? आपको कोलैबोरेट करना ज़रूरी है। तो कोलैबोरेट करेंगे तो और अच्छा, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके साथ अगर कोलैबोरेट करेंगे तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए एकेडमिक कोलैबोरेशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ यूजीसी करता है। स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जादवपुर में भी होता है, आपको पुणे में भी देखने को मिलेगा कि फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज किया जाता है। कि मान लीजिए आपको एक वो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का, हो सकता है चाइना का, हो सकता है इंग्लैंड का एक यूनिवर्सिटी है जिसके साथ आपके देश में जो यूनिवर्सिटी है वो टाई अप में है कि हम स्टूडेंट एक्सचेंज करेंगे। वहाँ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे हमारे देश से 3 स्टूडेंट्स जाएंगे और यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर रिसर्च वर्क चल रहा है, वहाँ से दूसरे कंट्री का यूनिवर्सिटी से बच्चे आएंगे और यहाँ पे रहेंगे 2-3 ईयर्स के लिए, यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होता है, स्टूडेंट भी एक्सचेंज होता है, फैकल्टी भी एक्सचेंज होता है। इससे क्या होता है? स्टैंडर्ड अपलिफ्ट होता है, एकेडमिक स्टैंडर्ड और हाई होता है। इसको छोड़ के ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ड्यूअल डिग्रीज, ये भी हैं। इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ दोनों के जितने भी बच्चे हैं मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि दोनों प्रोग्राम आपको करने का मौका मिलेगा और डुअल डिग्रीज मिलेगा, दोनों साथ में आप कर सकते हैं। इस तरीके का चीज़ें एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और इसका स्टैंडर्ड हाई करने के लिए यूजीसी का ये सारे काम है। तो ये है यूजीसी का कंसेप्ट मोर और लेस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट NAAC NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAAC NAAC। फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपको यहाँ पे जितने भी टॉपिक है इस यूनिट पे, देखिए सारे के सारे एक्रोनिम आपको फुल याद रखना पड़ेगा। कहाँ से क्या 1 मार्क्स के लिए पूछ देंगे कुछ पता नहीं है, सारे के सारे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं NAAC पे। NAAC एक ऑटोनॉमस बॉडी है। देखिए यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, NAAC ऑटोनॉमस बॉडी है। किसके अंडर है? ये यूजीसी के अंडर है। ये कंसेप्ट दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से आप रख लीजिए कि यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है और यूजीसी के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी है NAAC, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इवैल्यूएट करता है ना। 1994 में, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना है, 1994 में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में असेस करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली एकेडमिक पार्ट ही ज़्यादातर देखता है, ठीक है। NAAC एकेडमिक एक्सीलेंस, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये 3 पैरामीटर मेन इसका है, जिसके बेसिस पे ये हायर एजुकेशन सिस्टम को असेस करता है। अब इसका फंक्शन एक एक करके देखते हैं। असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को
HEI से भी मेंशन किया जाता है। तो असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, नैक बेसिकली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को असेस करता है। इसका बेस क्या रहता है असेसमेंट का, कि कुछ क्वालिटी पैरामीटर पहले से नैक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, कुछ प्री डिटरमाइंड क्वालिटी पैरामीटर्स रहता है। अब नैक साल में एक बार आते हैं और चेक करते हैं क्या ये पैरामीटर फुलफिल हो रहा है या नहीं। जिसका हो रहा है उसको ग्रेड अच्छा मिलता है, जिसको नहीं हो रहा है उसको ग्रेड कम मिलता है। तो ये जो एकेडमिक प्रोसेस, एक्रेडिटेशन प्रोसेस है, इससे क्या होता है, क्यों किया जाता है। हर इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि नैक के द्वारा अच्छा मार्क्स, अच्छा ग्रेड हमें मिले, तो इससे वो हमेशा इम्प्रूवमेंट का जो एक प्रोसेस है उसमें वो लगे रहते हैं। टीचिंग अच्छा करना है, मेथड, टीचिंग मेथड अच्छा टीचिंग मेथड जो नैक प्रोवाइड किए हैं, मेंशन करके रखे हैं, उसी को याद यूज़ करना है। रिसर्च में बहुत अच्छा रिसर्च, प्रोडक्टिव रिसर्च, कंस्ट्रक्टिव रिसर्च करना है ताकि ग्रेड हमें अच्छा मिले। रिसर्च होता है, हर एक यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे रिसर्चेस होता है, पर क्या वो क्वालिटी का हो रहा है, क्या उससे सोसाइटी को कुछ लाभ हो रहा है, क्या उससे गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी डेवलप कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें नैक देखता है कि जो है उसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो एक पैरामीटर है नैक के द्वारा दिया जाता है, वो सारे है क्या, लैब है क्या, लाइब्रेरीज है क्या, ये सारी चीज़ें भी नैक देखता है। गवर्नेंस यानी कि इंस्टीट्यूट के अंदर जो मतलब मैनेजमेंट है वो एकदम प्रिंसिपल मैनेजमेंट, फिर प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर HOD, सारे के सारे जो पोस्ट है सब क्या अपना अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं, ये भी देखता है नैक। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस अच्छा है कि नहीं। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे ऐड की हूँ क्या, हाँ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, इसको आगे जाके मैं बोलती हूँ। इंस्टीट्यूट ग्रेड जैसे हाईएस्ट है 1A++, ये हाईएस्ट ग्रेड है, टू C यानी कि लोएस्ट ग्रेड, ठीक है। तो नैक ऐसे ग्रेडेशन देते हैं। इसका जो ग्रेडेशन है ये भी मैं ऐड करती हूँ, उसको आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। अब है एस्टेब्लिशिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्वालिटी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करना भी नैक का काम है। जैसे करिकुलम डिज़ाइन क्या है, कैसा है, अगर वो बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक ही करिकुलम डिज़ाइन फॉलो किया जा रहा है तो उसको उसका रिफॉर्म का ज़रूरत है। तो रिफॉर्म का ज़रूरत है तो कैसे रिफॉर्म करेंगे, किया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ये देखता है। टीचिंग मेथोडोलॉजीज जो अभी अभी बताया मैंने, फैकल्टी क्वालिफिकेशन, रिसर्च, ये सारी चीज़ें देखते हुए हायर एजुकेशन को नैक इवैल्यूएट करता है ना। गाइडलाइंस भी देते हैं, फ्रेमवर्क भी देते हैं कि कैसे आप क्या टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, किस टाइप का रिसर्च आपके इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, ये सारे नैक बता देते हैं। प्री डिटरमाइंड है ऑल दोज थिंग्स, पर आपको बस वो सारे पैरामीटर्स को अच्छे से फुलफिल करना है, ठीक है। अब नैक का जब स्टैंडर्ड अच्छा रहता है, ग्रेड अच्छा रहता है, तो रेपुटेशन भी होता है इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन एक मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक इंस्टीट्यूट का क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएशन, QIF, क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क। नैक हर एक इंस्टीट्यूशन को 7 की क्राइटेरिया दे देते हैं। क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क इसी को बोला जाता है, 7 की क्राइटेरियाज, ठीक है। क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। करिकुलर एस्पेक्ट, करिकुलर क्वालिटी का होना चाहिए, कोर्सेस रिलेवेंट होना चाहिए। आज के डेट पे, आज के सोसाइटी में जो ट्रेंड है उस बेसिस पे करिकुलर प्रोफार्मा बनाना चाहिए। टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, टीचिंग मेथड, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट प्रैक्टिस सही से होना चाहिए, टीचिंग मेथड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, स्टूडेंट परफॉर्मेंस हमेशा अपवर्ड साइड में जाना चाहिए, ठीक है, ड्रॉप आउट नहीं चलेगा, इस टाइप का। रिसर्च
इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, रिसर्च, इनोवेशंस एंड एक्सटेंशन पे ध्यान देने का ज़रूरत है। रिसर्च आउटपुट, पेटेंट, एकेडमिक कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि क्लासरूम, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, ये सारी चीज़ें, आईटी फैसिलिटीज़ वेल इक्विप्ड होना चाहिए। देन स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, स्टूडेंट सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं? जब एक बच्चे का एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब उसको क्या ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा उसको प्लेसमेंट का ज़रूरत है। क्या आपका इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट देते हैं? क्या आपका इंस्टीट्यूट अगर प्लेसमेंट नहीं भी देते हैं, क्या आपके इंस्टीट्यूट एकेडमिक करियर गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं? स्टूडेंट अचीवमेंट क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्या एवरेज है? इसको स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन के अंदर ये सारी चीज़ें देखा जाता है। देन गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी देखा जाता है। देन इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंस्टीट्यूट क्या है, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, इनोवेशन ड्रिवन प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें भी देखा जाता है। तो ये 7 पैरामीटर्स है, 7 क्राइटेरिया है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ब्रॉडली ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए नैक अपना ग्रेडेशन एक इंस्टीट्यूशन को देते हैं। इसी को क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क QIF बोला जाता है। नेक्स्ट ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? ग्रांटिंग एक्रेडिटेशन स्टेटस एंड ग्रेड्स। अब किस ग्रेड में क्या स्टेटस मिलेगा, ये एक याद रखने वाला चीज़ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नैक का A++ किस ग्रेड किस इंस्टीट्यूट को मिलता है, स्कोर उसका क्या रहता है, आपको ऐसे याद रखना है कि A++ 3.51 to 4 तक, ठीक है। A+ किसको मिलता है? 3.26 to 3.50, ठीक है। A किसको मिलता है? 3.01 से लेके 3.25। देन B++ 2.76 से 3.00। ऐसे अब अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो बहुत इजी है, याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जिसको A++ मिलता है, ये है सबसे हाईएस्ट क्वालिटी। इनको एकदम बिलो 1.50 मिलता है, उनको एक्रेडिट करना ही वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, नैक का जो ग्रेडेशन है ये 5 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। फिर उसको आफ्टर 5 ईयर्स रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इंस्टीट्यूट को अपना गवर्नेंस जो मतलब चलता है एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए कि बच्चों को आप किस बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं, किस बेसिस पे वो उसका मतलब प्रमोशन हो रहा है, ये सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रहना ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हर जगह पे इंस्टीट्यूट का ट्रांसपेरेंसी रहना ज़रूरत है। फिर जो मतलब एक इंस्टीट्यूशन को अपना एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस को लेके रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट सबमिट करना रहता है, ठीक है। और क्या है कि किस एरिया में इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, उस बेसिस पे नैक हेल्प करता है, स्ट्रैटेजी बना देते हैं कि किस बेसिस पे आपको अपना इंस्टीट्यूट को और डेवलप कर सकें। फिर है एनकरेजिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च और इनोवेशन को नैक एम्फेसाइज करता है कि यहाँ पे कुछ मतलब आपको बहुत ज़्यादा फोकस देना है एज एन हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। जैसे कि रिसर्च पब्लिकेशन और रिपोर्टेड जर्नल में आपको पब्लिश करना पड़ेगा, पेटेंट डेवलप करना है, इनोवेशन या फिर स्टार्टअप कंपनीज आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन,
अप्लाइड रिसर्च के लिए इंडस्ट्री के साथ एकेडमिक जो मतलब इंस्टीट्यूट है उसको ऐड कर दो, उसको जोड़ दो, ताकि बच्चों का जो प्लेसमेंट है वो भी अच्छे से हो जाए और जो भी वो सीख रहा है उसको वो अप्लाई कर पाए खुद से। Enhancing global competitiveness of Indian higher education institutions. NAC किस चीज़ में हेल्प करता है कि एक इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए एक इंस्टीट्यूशन को, ताकि उसका ग्लोबल एकेडमिक स्टैंडर्ड बन पाए। मतलब ग्लोबल एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है उस लेवल तक पहुंचाने के लिए एक इंस्टीट्यूट को NAC इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गेन करने में मदद करता है, ठीक है। और वो जो मतलब जो एक्सचेंज प्रोग्राम है, एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसको भी ये NAC जो है ना ये हेल्प करता है कि ताकि रिसर्च कोलैबोरेशन अच्छा हो पाए। देन सपोर्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एजुकेशन रिफॉर्म। सपोर्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एजुकेशन रिफॉर्म। NAC क्या करता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 बाय फ्रॉम जो है NAC क्या करता है, NEP 2020 में एक वाइटल रोल प्ले करता है, जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च मेरूज़ के नाम से NEP 2020 जो मेंशन करके रखे हैं वहाँ पे NAC का रोल है कि NAC ही इस चीज़ को देखभाल करेंगे। Then autonomy for institutions to design innovative programs. इनोवेटिव प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए इंस्टीट्यूट को ऑटोनॉमी देंगे और उसका टेक केयर करेंगे। डिजिटल लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन में यूज़ करने के लिए NAC हेल्प करेंगे। देन प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर ऑटोनोमस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। NAC कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं ऑटोनोमस स्टेटस एक कॉलेज को ग्रांट करने के लिए। अगर वो अचीव कर पाते हैं उस इंस्टीट्यूट और कॉलेज वो सारे क्राइटेरिया, तब NAC ऑटोनोमस स्टेटस दे देते हैं। और फिर क्या है कि ग्रेटर एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी को हेल्प करने में NAC का काम रहता है। NAC ग्रेड देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी अच्छे से कर पाए तो NAC अच्छा ग्रेड देते हैं। कंडक्टिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एंड वर्कशॉप। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो टीचर को दिया जाता है ताकि उनका जो प्रेजेंट कैपेसिटी है टीचिंग का वो और बेहतर हो पाए, इसी को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बोला जाता है। वर्कशॉप, सेमिनार, ऐसे इस टाइप का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम NAC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। टीचिंग, गवर्नेंस और रिसर्च में भी कैसे इम्प्रूव किया जाए उसको देखा जाता है NAC के द्वारा। तो यह है NAC का कंसेप्ट ओवरऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं NCT। NCT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है लाइक यूजीसी हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और NCT किसके लिए है? ओनली फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। अब ये भी देखिए, जब स्टैट्यूटरी बॉडी आ जाता है तब एक्ट आ जाता है। वहाँ पे UGC एक्ट 1956 था और यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 इसके द्वारा NCT को इस्टेब्लिश किया गया था। ये मेनली पूरे देश के अंदर टीचर एजुकेशन में प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रेगुलेटिंग का काम करता है। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैसे प्लान किया जाएगा, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा, कैसे रेगुलेट किया जाएगा, इस पे काम करता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही ये है कि पूरे देश के अंदर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जितने भी हैं उसको मेंटेन करना और उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए। तो इसका फंक्शन मेनली रेगुलेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करना और स्टैंडर्डाइज करना, जैसे कि BEd, M.Ed, DLEd, इंटीग्रेटेड BA B.Ed, इंटीग्रेटेड BSc B.Ed, ये सारे कोर्सेज को रेगुलेट करना और इसका जो एक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना, स्टैंडर्डाइज करना।
मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये तय कर देता है, सेट कर देता है टीचर्स और टीचर एडुकेटर्स के लिए। नेशनल एजुकेशनल गोल एंड पॉलिसीज़ जो भी है, जिस टाइम पे जो चलता है उस बेसिस पे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अलाइन करना। जैसे अभी चल रहा है NEP 2020, NEP 2020 में जो भी गोल सेट किया गया है, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, डिजिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ों के बेस करते हुए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी उसका जो प्रोफॉर्मा है, जो क्राइटेरिया है, उसका स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन करना है, तो वो NCT का काम है। देन ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ग्रांट करना। टीचर एजुकेशन जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्या बोला जाता है? HEIs, और टीचर एजुकेशन को बोला जाता है TEIs, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसको ग्रांट किया जाता है NCT के द्वारा, ठीक है। क्यों? किस बेसिस पे किया जाता है? कि बाय फुलफिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, करिकुलम, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। NCT कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, उस बेसिस पे इंस्टीट्यूशन TEI क्या उस स्टैंडर्ड को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं, उस बेसिस पे वो ग्रांट देते हैं। तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर NCT के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो वैलिड इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस फॉर टीचर ट्रेनिंग। अब टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में क्या क्या करिकुला फॉलो होगा, क्या करिकुलम रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्किल से पढ़ाया जाएगा, क्या सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज रहेगा, क्या क्लासरूम का मैनेजमेंट रहेगा, कैसे मैनेजमेंट रहेगा, सारी चीज़ें NCT के द्वारा ये बनाया जाता है। देन क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रेडिटेशन फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। क्वालिटी, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का क्वालिटी एश्योर करना और उसको एक्रेडिट करने का काम भी NCT का है। हाई एजुकेशनल जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने का काम NCT का है। ये क्या करता है? टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन पे आते हैं, TEI पे, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे वो पीरियडिकली इंस्पेक्शन पे आते हैं और इवैल्यूएट करके जाते हैं, और अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाता है तो रिकॉग्निशन विथड्रॉ कर लेते हैं। सेटिंग एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए स्कूल टीचर्स जो है, मतलब NCT टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जो बच्चे डिग्री लेके वो जॉब में जाएंगे, स्कूल टीचर के जॉब में, वहाँ पे भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी NCT सेट कर देते हैं। फैकल्टी मेंबर का क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेंगे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, वो भी NCT सेट कर देते हैं। टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, उसको भी NCT देखभाल करता है ना। फिर क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन टीचर्स का जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो भी NCT तय करता है। देन प्रोमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन पे रिसर्च का ज़रूरत है, इनोवेशन का ज़रूरत है, उसको देखभाल NAC नहीं करता है, UGC नहीं करता है, उसको इसका देखभाल NCT करता है ना। तो टीचर एजुकेशन रिलेटेड जो भी है वो NCT करेगा, हर एक चीज़। रिसर्च किस एरिया में रिसर्च होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें NCT उसको देखता है, मॉनिटरिंग करता है। देन एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन टीचर एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। पूरे देश में जितने भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको उसका जो यूनिफॉर्म एक नेचर होना चाहिए, सारे जगह पे सेम टीचिंग मेथड्स यूज़ करना चाहिए, सेम टीचिंग स्टैंडर्ड यूज़ करना चाहिए, गोल सेम होना चाहिए, सारी चीज़ें सेम यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसको भी UGC ही देखता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। NEP 2020 पे जो भी टीचर एजुकेशन को लेके स्टैंडर्ड सेट किया गया था
उसको इम्प्लीमेंट करने का काम NCTE का है। जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम NEP 2020 में इसको मेंशन किया गया है। अब उसको कौन इम्प्लीमेंट करेंगे? NCTE। 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम, इसको आउटडेटेड जो कोर्सेज है उसके साथ रिप्लेस करके इसको ऐड करने का काम कौन करेंगे? NCTE। ठीक है। कंडक्टिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप, सेम है। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हर टीचर के लिए 50 आवर्स होना चाहिए पूरे साल में, ये NCTE देखेंगे। ये सारी चीज़ें NEP 2020 मेंशन किया गया, NEP 2020 पे मेंशन किया गया है और उसको एग्जीक्यूट करने का काम NCTE करने वाले हैं। ठीक है। न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजी, न्यू टीचिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन टूल, इनोवेटिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी, ये सारे अडॉप्ट हो रहा है कि नहीं क्लासरूम में, ये सारी चीज़ें NCTE देखेंगे। देन मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग टीचर एजुकेशन पॉलिसीज़, अब जो पॉलिसीज़ चल रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना, जो आउटडेटेड है उसको ऑब्सोलेट करना, ये सारे काम NCTE का है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म करने का रिकमेंडेशन देते हैं, उस बेसिस पे NCTE उसको एग्जीक्यूट करता है ना। तो ग्लोबल टीचिंग स्टैंडर्ड जैसे चेंज होता है, एजुकेशनल नीड भी चेंज हो जाता है उसके साथ साथ, इसीलिए अपडेट रहना ज़रूरी है और ये काम टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए NCTE करता है। तो यह NCTE का कंसेप्ट। अब आगे है नेक्स्ट NUEPA। NUEPA क्या है? NUEPA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NUEPA भी इसको बोला जाता है। तो ये किस टाइप का बॉडी है? ये एक प्रीमियर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो मेनली रिसर्च, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग किसके ऊपर? एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब एजुकेशन सिस्टम में क्या प्लानिंग रहेगा, कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, इसके ऊपर रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है इस प्रीमियर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में। ठीक है। ये पहले 1962 में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से फॉर द फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में इसका नाम 1979 में चेंज होके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था, NEPA। ठीक है। और फिर 2006 में इसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलते ही इसका नाम हो गया NUEPA, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पैराग्राफ है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 ईयर्स आपको देखने को मिलेगा, 1962 AIEPA, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके नाम से ये इस्टेब्लिश हुआ। देन 1979 NEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देन 2006 में इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया और ये NUEPA हो गया। तो ये मेनली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसके अंडर काम करता है। तो ये मेनली आपका एजुकेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, कैपेसिटी डेवलपमेंट करना, कैपेसिटी प्रोग्राम, देन लीडरशिप ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें देखता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। NUEPA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करता है पॉलिसी फ्रेमवर्क पे, क्या पॉलिसी लाना चाहिए, क्या प्लानिंग रहेगा, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखता है NUEPA। तो नेशनल और स्टेट एजुकेशन पॉलिसीज़ नेशनल लेवल पे और स्टेट एजुकेशन पे क्या पॉलिसी गवर्नमेंट को लेने का ज़रूरत है, इस पे हेल्प करता है। और ये 5 ईयर प्लान रहता है।
ठीक है, 5 ईयर के बाद इसको और रिफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर जो है, प्लानर्स जो है, पॉलिसी मेकर्स नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, स्कूल प्रिंसिपल्स, डायरेक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, डीईओ जिनको बोलते हैं हम लोग, एजुकेशन सेक्रेटरीज, इन लोगों का ट्रेनिंग न्यूपा के द्वारा दिया जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी ये ऑर्गेनाइज करता है। देन रिसर्च इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल स्पेशली एजुकेशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट पे रिसर्च न्यूपा पे होता है। एजुकेशनल फिनेंस, स्कूल गवर्नेंस, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, टीचर ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें एक लार्ज एरिया है जिस रिलेटेड टॉपिक आप रिसर्च के तौर पर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, प्लानिंग स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ें। देन डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट। एनसीईआरटी, यूजीसी एंड एनसीटी के साथ ये कोलैबोरेट करके काम करता है, क्योंकि एनसीईआरटी से स्कूल लेवल का, यूजीसी से हायर एजुकेशन लेवल का, एनसीटी से टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, सारे के सारे डेटा न्यूपा को मिलता है। उस बेसिस पे ये एक डेटाबेस बनाता है, एजुकेशनल डेटाबेस, और डेटाबेस बनाने के बाद उस बेसिस पे ये अपना रिसर्च प्रोग्राम कॉन्डक्ट कराता है। एजुकेशनल डेटाबेस का एक नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UDIAC। ठीक है, ये एक एजुकेशनल डेटाबेस है जो एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटी से डेटा कलेक्ट करते हुए ये अपना बना के रखता है। और क्या है, स्कूल मैपिंग टेक्निक्स को डेवलप करना, डिजिटल डेटाबेस एजुकेशन प्लानिंग को और अच्छा बनाता है, हेल्दी बनाता है। सपोर्टिंग नेशनल एंड स्टेट लेवल एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, बहुत सारे नेशनल और स्टेट लेवल एजुकेशनल इनिशिएटिव को क्रिएट करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे कि फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लाइक समग्र शिक्षा अभियान, अभी हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़े हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, ये सारे जो भी इनिशिएटिव्स लिया गया है उसको प्रिपेयर करने में न्यूपा हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास पूरा डेटा रहता है, एजुकेशनल डेटाबेस रहता है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर नेशनल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसको फ्रेमवर्क करने में हेल्प करता है। देन स्ट्रेंथनिंग हायर एजुकेशन गवर्नेंस, हायर एजुकेशन गवर्नेंस को और अच्छे से ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराने में हेल्प करता है, क्वालिटी एश्योर करता है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, एक्रेडिटेशन सिस्टम, फंडिंग मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ों में पॉलिसी इनपुट क्या रहेगा, कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। यूजीसी और NAC के साथ ये कोलैबोरेशन में काम करता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग, ये यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक और अदर ग्लोबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करके ये काम करता है। फिर क्या है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल पॉलिसी, स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ों पे ये इंडिपेंडेंट एक इवैल्यूएशन कंडक्ट करता है। गवर्नमेंट स्कीम एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म को ये असेस करता है और डेवलप करने में भी हेल्प करता है। फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, पॉलिसी करेक्शन, इन सारी चीज़ों पे ये मॉनिटर करता है और इवैल्यूएट भी करता है। प्रोवाइडिंग पॉलिसी एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, एजुकेशनल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब ये एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर काम करता है, ताकि एजुकेशन के अंदर जो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है ये और हेल्दी बन पाए। स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और NGO को भी ये कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन डेवलपमेंट में भी
न्यूपा हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये भी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मेन रोल है करिकुलम डेवलपमेंट, टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन, एजुकेशनल रिसर्च, टीचर ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसके साथ फिर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है और स्कूल एजुकेशन स्टैंडर्ड को और एनहांस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये मेनली एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है CBSE को और अदर स्टेट एजुकेशन बोर्ड को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को डेवलप करता है, रिसर्च बेस्ड एजुकेशनल रिफॉर्म NCERT के द्वारा आता है। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इम्प्रूव बनाने के लिए ये मतलब एडवाइस देता है NCT को। स्टैंडर्डाइज्ड बुक, टेक्स्ट बुक डेवलप किया जाता है NCERT के द्वारा। इंक्लूसिव एजुकेशन को इनकरेज करता है। देन डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करता है। डिजिटल लर्निंग के अंदर दीक्षा, स्वयं, ई पाठशाला, ये सारी चीज़ें आता है। पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है और इंटरनेशनली ये कोलैबोरेट करता है यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक के साथ और एग्जामिनेशन सिस्टम को भी रिफॉर्म करता है। इसका फंक्शन एक बार देख लेते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट एंड सिलेबस फॉर्मेशन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF स्कूल लेवल के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसको डिज़ाइन करने में NCERT का रोल रहता है। सिलेबस टेक्स्ट बुक 1 to 12 तक स्टैंडर्ड तक क्या होगा उसको ठीक करता है NCERT। करिकुलम इंक्लूसिव होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एंड होलिस्टिक होना चाहिए। देन प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड स्टडी मटेरियल। CBSE के लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट बुक है इसको डेवलप किया जाता है, या फिर स्टेट एजुकेशन बोर्ड में भी NCERT का बुक्स कहीं कहीं फॉलो किया जाता है। फ्री डिजिटल टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किया जाता है थ्रू ई पाठशाला एंड दीक्षा पोर्टल। देन मॉडर्न पेडागोजिकल मेथड और साइंटिफिक लर्निंग टेक्निक्स एजुकेशन टेक्स्ट बुक के अंदर फॉलो करने का बात किया जाता है। टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर ट्रेनिंग यानी कि प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक टीचर्स का ट्रेनिंग कैसे किया जाएगा, कैसे कंडक्ट किया जाएगा, इसको देखा जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ वर्कशॉप, रिफ्रेशर कोर्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स NCERT के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। टीचर ट्रेनिंग के लिए रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन RIE इसके अंदर 5 RIs है पूरे देश के अंदर। इसके थ्रू टीचर एजुकेशन या फिर टीचर ट्रेनिंग दिया जाता है। मैं RIE भुवनेश्वर में भी पढ़ाई हूँ। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर में भी एक है, वहाँ पे भी मैं टीच की हूँ। एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन। एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन यानी कि रिसर्च स्टडीज़ जो है पूरे टीचिंग लर्निंग एरिया में रिसर्च वर्क क्या होगा, क्या होना चाहिए, किस एरिया में होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेके भी हेल्प करता है NCERT और कंडक्ट भी करवाया जाता है रिसर्च। न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजीज, क्लासरूम इनोवेशन, इन सारी चीज़ों पे इसका वर्क रहता है। साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, पेडागोजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इस रिलेटेड स्टडीज यहाँ पे होता है। देन उसके बाद एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसको डिज़ाइन करने में हेल्प करता है कि एक बच्चे को पूरे साल भर उसका इवैल्यूएशन का ज़रूरत है, ना कि ईयर में एक बार। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन
इसको डिज़ाइन करने में एनसीईआरटी हेल्प करता है। स्टूडेंट असेसमेंट एंड लर्निंग आउटकम इवैल्यूएशन टूल बनाने में हेल्प करता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को फोकस करता है, रोड लर्निंग को साइड में रखते हुए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लर्निंग, ई लर्निंग कोर्सेज जो है, ई लर्निंग रिसोर्सेज, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल कंटेंट डेवलप किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। दीक्षा, स्वयं, ई पाठशाला, ईपीजी पाठशाला, ई पाठशाला प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो भी है उसको ऑपरेट किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। आईसीटी बेस्ड लर्निंग सॉल्यूशन स्कूल में प्रमोट किया जाता है। देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, गवर्नमेंट उसको हेल्प करना, रिकमेंड करना गवर्नमेंट को पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए, ये सारे काम यहाँ से होता है। promoting inclusive and equitable education, children with disability, tribal students, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स, सारे के सारे इंक्लूडेड है। इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। जेंडर इक्वलिटी, वोकेशनल एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को कैसे आप फ्रेम करेंगे, इसका करिकुलम कैसे फ्रेम करेंगे, ये डिज़ाइन किया जाता है यहाँ पे। समग्र शिक्षा अभियान जैसे गवर्नमेंट स्कीम को ये सपोर्ट करता है। देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड एजुकेशनल एक्सचेंज, ये एनसीईआरटी भी यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च वर्क कंडक्ट करवाया जाता है। पब्लिशिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशनल मटेरियल्स, एजुकेशनल जर्नल्स, रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर, टीचिंग गाइड्स, ये सारे पब्लिश किया जाता है। रेफरेंस मटेरियल टीचर स्टूडेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एजुकेशनल रिपोजिटरी, वेरियस लैंग्वेजेस में स्टडी मटेरियल मेंटेन किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, तो ये है एनसीईआरटी इन डिटेल्स एक डिस्कशन। अब नेक्स्ट जो है ये सारे हम नेक्स्ट डे पे डिस्कस करेंगे। IAAC, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, CTE, सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, सॉरी कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, CTE, SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और लास्ट जो है डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये चार जो कंटेंट है ये नेक्स्ट डे हम लोग डील करेंगे। आज इतना तक की क्लास को रहने देते हैं। आप लोगों का क्वेरी रहेगा तो चैट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। एडमिशन का भी डेट आ गया है, आप लोग शायद देखे होंगे, और नहीं भी देखे होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में सर फॉरवर्ड कर दिए हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। अपना पढ़ाई तैयारी जारी रखिए। कुछ क्वेरीज़ है तो चैट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट डे मिलते हैं, अभी के लिए बाय, गुड नाइट।